हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम सीमा है और आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर स्वागत है। जैसा कि कल की क्लासेस में हमने अपने भारतीय समाज के आंदोलन के बारे में हमने देखा था, जिसमें आपके कुछ हिंदू व्यक्तियों के और कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन को हमने देखा था। ठीक है। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में जो भी आपके अंग्रेजों के द्वारा भारत में चल रही प्रथाओं पर एक्ट लाए गए थे, उसके बारे में हमने एक एक कीवर्ड को देखा था। आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। वो है आपके भारत के मजदूर और किसान आंदोलन। ठीक है। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार कर सके। ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम आपकी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप अपने पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट डाउन करने को बोला जाए तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उसके आपको समझा के वापस बता सके। ठीक है। तो भारत के मजदूर और किसान आंदोलन, ये सारी चीजें क्यों हुई थी, यानी क्यों किसान आंदोलन हुए, क्यों मजदूर आंदोलन हुए, इसका बैकग्राउंड जानना पहले जरूरी था। ठीक है। यानी कि जितने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन जब तक किया था, तब तक सिर्फ भारत को एक तरीके से अपने यूज थ्रू किया, यानी कि भारत के व्यक्तियों के द्वारा सिर्फ काम लिया गया था, काम के बदले में उन्होंने भारतीय व्यक्तियों के लिए कुछ भी नहीं किया था। ठीक है। उसी में से किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन का मतलब होता है कि नील की जो खेती कराई जाती थी, ठीक है, या आपके विभिन्न जो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे थे, तो उसमें आपके कृषक लोग जो थे उनको जमींदार लोगों को भी जमींदार लोगों के द्वारा या बड़े बड़े जो आपके पूंजीपति थे उनके द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था उनका। यानी कि उनको जितना किसानों को कृषि की जाती थी, उनके बदले उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ठीक है। तो धीरे धीरे आपके हर क्षेत्र में किसानों के द्वारा आवाज उठाई जाती है कि उनके द्वारा जो किए गए काम है उनके बदले में उनको कुछ ना दिया जाना, ऊपर से टैक्स लगाया जाना, जमींदार का प्रेशर होना। तो इन सभी के चलते हुए विभिन्न जगहों से आपके किसान आंदोलन छेड़ दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा नील विद्रोह हुआ था या मोपला विद्रोह हुआ था, इसके साथ ही चंपारण विद्रोह हुआ, आपका खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है। ये सारे रीजन क्या है, ये सारे रीजन यही तो है। आपका चंपारण आंदोलन तो आपको बहुत ही फेमस है, क्योंकि उसमें आपके सर्वप्रथम गांधी जी की भूमिका दिखी जाती है। ठीक है। चंपारण आंदोलन शुरुआत होने का रीजन ही एक था, नील की खेती को लेकर था। ठीक है। लेकिन नील की खेती क्या मतलब 3 कटिया पद्धति जो लागू कर दी गई थी, तो उसको लेके वो आंदोलन शुरू हुआ था। इसको हम टॉपिक में ऐड कर रखा है, उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग से हम अपने एक एक आंदोलन को लेके चलेंगे और उसकी हर एक आंदोलन को जो आपको पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको बिना स्किप किए अपने टॉपिक को अच्छे से देखिए, पढ़िए ध्यान से और अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नील विद्रोह से। नील विद्रोह जो होता है आपका 1959 से लेके 60 के बीच में ये आपका नील विद्रोह होता है। ठीक है। कब नील विद्रोह होता है? 1959 से आपके 60 के बीच में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये जो आंदोलन है वो इसकी पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। क्या स्थित है? गोविंदपुर गांव। वहां पे सितंबर 1859 में आपका नील विद्रोह की शुरुआत हो जाती है बंगाल से। ठीक है। यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनके द्वारा ये विद्रोह शुरू किया जाता है, जिसमें आपके 2 भाई थे। वो कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। ये दोनों भाई थे, उनके द्वारा नील विद्रोह, ठीक है, इसका नेतृत्व किया गया था और किसानों को नील की खेती बंद करने का उन्होंने सुझाव दिया। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो किसानों को नील की खेती जबरन कराई जा रही थी, उनके उद्देश्य के लिए, उनकी कच्चे माल की पूर्ति के लिए कराई जा रही थी, जो कि किसानों के ऊपर शोषण किया जा रहा था। और इसी को लेके नील विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। और उसके जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके 2 भाई दिगंबर और आपके विष्णु विश्वास। ठीक है। और इसी आपका नील विद्रोह का जो जिक्र किया गया है वो आपके दीनबंधु मित्र मतलब दिगंबर और विष्णु, ये दोनों भाइयों के द्वारा एक दर्पण पुस्तक लिखी गई थी। और उस दर्पण पुस्तक में
आपका नील विद्रोह का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसलिए ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके हर एक एग्जाम में अगर आप उठा के देखोगे, इसके संबंधित ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका जो दीनबंधु मित्र यानी कि आपके नील विद्रोह का जो जिक्र है वो किस में किया गया है, तो वो आपकी दर्पण नामक पत्रिका में पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। क्लियर है टॉपिक? तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पावना विद्रोह, ठीक है। पावना विद्रोह होता है वो आपका 1887 से आपके 1876 के बीच में होता है, ठीक है। पावना विद्रोह कब होता है? 1887 से लेके आपके 1876 के बीच में। 1887 से 1873 से लेके 1873 से 76 के बीच में यह आंदोलन होता है, पावना आंदोलन, ठीक है। तो पावना आंदोलन जो है वो आपके पावना नामक क्षेत्र पटसन की कृषि हेतु ये प्रसिद्ध था। किसके लिए? पटसन की कृषि की जाती थी और उसके लिए ये पावना विद्रोह जो था, ये पावना क्षेत्र जो था वो फेमस था आपका। और इस पे 50% से भी अधिक किसानों को 1805 के एक्ट के द्वारा इनको जमीन पर कब्जा करके इनका अधिकार कर लिया तथा कुछ सीमा तक उन पे लगान में वृद्धि भी कर दी थी, ठीक है। इसके साथ में पावना विद्रोह में किसानों को इस अधिनियम के द्वारा मिली हुई सुविधा के बावजूद भी जमींदारों के शोषण का ये इनको शिकार फिर भी होना पड़ता था। यानी कि आपका जो पावना क्षेत्र है वो पर्सन की कृषि की जाती थी। तो आपके अंग्रेजों द्वारा एक्ट लाया गया था और आपका 1850 में एक्ट लाया गया था, ठीक है। इस 1850 के एक्ट में किसानों को आपके 50% तक, ठीक है, इसमें आपके जमीन दी गई थी और जमीन के बाद में कुछ लगान यानी कि जो टैक्स देना होता था उसमें भी, ठीक है, उनकी वर्दी को लेके यहाँ पे एक तरीके से उनको संरक्षण तो दिया गया था, लेकिन जो बड़े जमींदार लोग थे उनको जमींदार लोगों के द्वारा फिर भी किसानों को हमेशा शोषण का शिकार होना पड़ता था। और ये जो आंदोलन हुआ था वो अंग्रेजों के खिलाफ ना होके जमींदारों के खिलाफ छेड़ा हुआ आंदोलन था, पावना आंदोलन, ठीक है। इसलिए ये जो आपका विद्रोह था अंग्रेजी शासन के खिलाफ ना होकर किसके खिलाफ था? स्थानीय आपके जमींदारों के खिलाफ में था। तो आपको जो किसान और मजदूर आंदोलन जो पढ़ाए जा रहे हैं, तो किसान आंदोलन में आपको एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि हर एक आंदोलन आपके अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा गया था। वो आंदोलन आपके जमींदार लोगों के बीच में भी था, क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा शोषण अगर किया था तो वो जमींदार लोगों ने किया था उनका, ठीक है। क्योंकि उनकी जमीन पे की गई खेती को वो सारी की सारी हड़प लेते थे और किसानों को उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था। इसलिए आगे जाके जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाई जाती है या रियायतवाड़ी हुई या महलवाड़ी प्रणाली हुई, उसका रीजन भी एक ही था, ठीक है, कि किसानों की कृषि करने पर जमींदार लोगों के द्वारा उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया जाता था। तो इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल और खुदी मुल्ला, ठीक है। इन्होंने आपके पावना विद्रोह को जो है वो समर्थन किया था, ठीक है। तो पावना विद्रोह में सबसे पहले आपको डेट ध्यान रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मिलान के लिए सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका ये वाला, ये जो आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ ना होगी, किसके खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ था। और तीसरा फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी किन नेताओं ने इस आंदोलन का सपोर्ट किया था या शुरुआत की थी, ठीक है। तो वो आपके ईशान चंद्र राय हुए, शंभुनाथ पाल हुए और खुदी मुल्ला ने इनकी शुरुआत की थी, ठीक है। दो आंदोलन हो गए। उसके बाद में तीसरा है आपका दक्कन विद्रोह, जो 1874 से 75 के बीच में यह आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का कहाँ से शुरुआत की जाती है, तो वह शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे से और अहमदनगर के दक्कन जिलों से। किसानों ने साहूकारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। तो आपको ये चीजें दिख रही होगी कि ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं हो रहे हैं, ये जमींदारों के खिलाफ लड़े हुए आंदोलन थे बहुत सारे, ठीक है।
तो इसमें पुणे की जब शुरुआत की गई थी, तो किसानों ने साहूकारों के खिलाफ इस विद्रोह को छेड़ दिया था और 1867 में 1867 में सरकार द्वारा लगान की दर में 50% की वृद्धि कर देने और कई वर्ष लगातार फसल खराब होने के कारण किसानों को लगान अदायगी हेतु आपके जो साहूकार लोग होते थे उन पर निर्भर रहना पड़ता था। साहूकार लोग का मतलब होता है कि उनसे वो कुछ पैसे उधार लेते थे। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के अगर लोन्स नहीं मिलते हैं तो जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं जिनके पास में ज़्यादा पैसा होता है तो उनसे वो लोग पैसे उधार लेते हैं और वो पैसे बहुत ही ज़्यादा ब्याज पे पैसे दिए जाते हैं, जो 2%, 3%, 4%, जो एक आम आदमी उस ब्याज को नहीं भर सकता है। ठीक है, तो यहीं पे आपको अंग्रेजों के द्वारा जब टैक्स में वृद्धि कर दी जाती थी, तो उस टैक्स में वृद्धि करने के बाद में जब किसानों के पास कृषि के माध्यम से इतना पैसा नहीं आ पाता था, तो उनको लगान चुकाने के लिए साहूकारों के पास में वो क्या लेनी पड़ती थी, उधार लेनी पड़ती थी। और साहूकारों को अपने अवेज के रूप में जब ये पैसा किसानों को देना पड़ता था, तो ये जो आंदोलन जो था वो आपके साहूकारों के खिलाफ में आंदोलन किया गया था। ठीक है, दक्कनी साहूकारों में अधिकांश जो थे वो बाहरी कौन थे, मारवाड़ी और गुजराती थे और उसके बदले साहूकार किसानों को घर और जमीन को और रहन के लिए रखते थे और इस तरह किसान महाजनों के वो क्या हो गए थे, चुगल में होते थे। ठीक है, यानी कि आपके जो दक्कनी साहूकार थे वो अधिकांश मारवाड़ी और गुजराती लोग थे। ठीक है, आपको मारवाड़ में आज भी पता होगा, मारवाड़ या गुजरात के लोग देखिए तो सबसे ज्यादा बिजनेसमैन अगर आपको दिखते हैं तो वही लोग दिखते हैं। ठीक है, तो और आज के टाइम पे भी ज्यादा आपको मारवाड़ के क्षेत्र जो राजस्थान में है वहां से आपको ज्यादा बिजनेसमैन दिखेंगे। ठीक है, तो ये दक्कनी साहूकारों में अधिकांश जो लोग थे वो मारवाड़ी और गुजराती थे, जहाँ से उनको पैसे उधार लिए जाते थे किसानों के द्वारा। ठीक है, तो उसके बदले में साहूकारों को किसानों के जो घर और उनकी जमीन होती थी उसको ये लोग क्या करते हैं, वो हड़प लेते थे। ठीक है ना, तो ये था आपका दक्कन विद्रोह जो 1874 से 75 के बीच में लड़ा हुआ था। तो कहाँ से शुरुआत, महाराष्ट्र से। कब हुई थी आपकी शुरुआत, तो वो आपकी डेट ध्यान रखनी है, जहाँ से डेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और किसके खिलाफ था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके साहूकारों के खिलाफ में था। ठीक है ना, तो हर एक आपके विद्रोह से आपके 2-2, 3-3 पॉइंट ही बनेंगे। याद रखने की चीजें तो इतनी ही है, बाकी सारी चीजें समझने की है तो वो आपको क्लास के माध्यम से समझ में आएगी, इसलिए क्लास को अच्छे से ध्यान से आप देखते जाइए। उसके बाद में आपका मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह बहुत ही फेमस था, इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लंबे समय तक भी ये चला था। ठीक है, तो आपका जो मोपला विद्रोह है ये आपका केरल का जो मालाबार क्षेत्र है वहां पे इस्लाम धर्म में धर्मान्वित हो रहे थे, उनके अरब और मलयाली मुस्लिम, ठीक है, उनके खिलाफ में एक आंदोलन था, यानी कि मुस्लिम आंदोलन था जो केरल में इसकी शुरुआत हुई थी। केरल का जो क्षेत्र है मालाबार क्षेत्र, ठीक है, और वहां के रहने वाले जो इस्लाम धर्म में धर्मान्वित अरब और मलयाली मुसलमान थे। ठीक है, अधिकांश मोपला जो थे वो छोटे किसान या छोटे व्यापारी लोग थे और आपके नंबूरी और नायर जैसे उच्च जाति के भूस्वामियों को शासन, पुलिस और न्यायालय जैसे संरक्षण उनको प्राप्त थे। ठीक है, मोपला विद्रोह जो था वो सांप्रदायिक हो गया था। सांप्रदायिक यानी कि आपके धर्म को लेके, ठीक है, जो धर्म परिवर्तन को लेके एक तरीके से आपका सांप्रदायिक हो गया था, क्योंकि इसके अधिकांश जमींदार या जो भूस्वामी थे वो क्या थे, हिंदू थे और काश्तकार मुसलमान थे ये लोग। ठीक है, तो इसके अधिकतर जो जमींदार और भूस्वामी लोग कौन थे, हिंदू या काश्तकार आपके मुसलमान थे। यह विद्रोह का जो प्रथम चरण आपका होता है वो 1836 से लेकर 54 के बीच में चलता है। ठीक है, यानी कि इस विद्रोह को 2 चरण में बांट के चलते हैं, जिसमें प्रथम जो आपका चरण था वो है आपका 1836 से 54 के बीच में, जिसमें आपके 22 से भी अधिक विद्रोह हुए थे प्रथम चरण में। ठीक है, प्रथम चरण में 22 से भी अधिक विद्रोह आपके हुए थे। इस विद्रोह में सैयद अली और आपके सैयद फजल जैसे उलेमाओं का प्रभाव यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है, यानी कि इसमें रोल जो आपका दिखता है आंदोलन में
वो थे आपके सैयद अली और आपके सैयद फजल उलेमा। ठीक है, 1921 में आपका द्वितीय मोपला विद्रोह जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। मोपला आंदोलन दो जगह से आपका दो क्षेत्रों में बट गया था। प्रथम चरण में आपका 1836 से 54 तक चलता है, तो आपका दूसरा चरण इसका 1921 होता है। लेकिन 1921 के बाद में इस विद्रोह को हमेशा के दबा दिया जाता है। उसका रीजन होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, यानी कि आपके बाद में जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के बाद में इस आंदोलन को मोपला विद्रोह को भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1921 में द्वितीय मोपला युद्ध हुआ था, जिसके कारण कृषि जन्य इसमें क्या था, असंतोष का भाव देखा गया। लेकिन कालांतर यानी कि असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन को सांप्रदायिक स्वरूप धारण कर लिया था। ठीक है, इस आंदोलन ने आपका सांप्रदायिक जो है वो आपका स्वरूप धारण कर लिया था। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मोपला विद्रोह में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कहाँ से शुरुआत हुई थी, केरल से हुई थी, केरल के मालाबार क्षेत्र से। ठीक है, और यह आपका इस्लाम धर्म का आंदोलन था। और फिर आपका दूसरा ध्यान रखना है कि जो मोपला विद्रोह है इसमें आपको दो डेटे ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला और दूसरा कब हुआ था और इसको स्थगित कब किया गया था। तो जब आपका असहयोग आंदोलन आपका खत्म कर दिया गया था, तो उसी के साथ में ये सांप्रदायिक स्वरूप धारण करके ये भी आपका आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपकी 20वीं सदी के किसान आंदोलन और गांधी जी का चरण, यानी कि आपको सबको पता होगा कि गांधी जी आपके दक्षिणी अफ्रीका से 1915 में लौटते हैं। ठीक है, और 1915 में जब से लौटे थे उसके बाद में सबसे पहले अगर उनका भाषण की बात की जाए तो उन्होंने बनारस विश्व आपके यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था। दो तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि सर्वप्रथम जो आपके गांधी जी का रोल रहा था तो वो कहाँ पे, आपके बनारस में रहा था, जो इन्होंने वहां पे भाषण दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आंदोलन की बात करें तो आंदोलन आपकी चंपारण में सबसे पहले शुरुआत करते हैं गांधी जी 1917 से। चंपारण कहाँ पे है, तो आपकी बिहार में है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, गांधी जी के बारे में स्पेशल टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हर कोई एग्जाम एक मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि गांधी जी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस ना पूछा जाए, क्योंकि गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता में अगर वो मेन लीडर थे आपके। ठीक है, तो इसलिए इनका जो टॉपिक होगा वो स्पेशल टॉपिक, स्पेशल क्लास रखी जाएगी, जिसमें गांधी जी के जन्म से लेके गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में क्या रोल रहा था, और दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने 21 साल बिताए थे। ठीक है, 21 साल बिताने के बाद उन्होंने वहां पे कौन कौन सी संस्थाएं शुरू की थी, और उन संस्थाओं के बाद में भारत में जब उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, उनसे मुलाकात होती है और उन्होंने उनको एक सुझाव दिया था कि सबसे पहले आप 1 साल तक भारत का भ्रमण करेंगे एक स्टूडेंट की तरह। ठीक है, और एनालिसिस करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ अंग्रेजों द्वारा मतलब शोषण किया जा रहा है, समाज में क्या प्रथाएं चल रही है, समाज किस तरीके से रहन सहन है, उनमें क्या मानसिकता है, इनको समझने के लिए इन्होंने 1 साल तक भ्रमण किया था। और 1 साल के बाद में फिर गांधी जी ने अपना रणनीति के तौर से स्टार्ट कर दिए थे भारत में हर एक वो आंदोलन जो भारत की स्वतंत्रता में भूमिका निभा सकता था। ठीक है, सबको एक एक पढ़ेंगे। इससे पहले हम चंपारण आंदोलन को देखते हैं। चंपारण आंदोलन आपके 1917 में होता है। ठीक है, चंपारण आपके बिहार में है। ठीक है, जो आपका चंपारण नाम का जिला है बिहार में, और ये जो आपका आंदोलन था वो नील की खेती को लेके था, यानी कि नील के जो बागानों में यूरोपीय बागान के मालिक थे, ठीक है, उनके द्वारा किसानों को अत्यधिक उनका क्या किया जा रहा था, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा था। ठीक है, और उन लोगों ने अपनी जमीन में कम से कम 3/20 भाग, ठीक है, आपके 3/20 भाग के हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया, तथा बागान मालिकों द्वारा इसको निर्धारित कीमत पर नील बेचने के लिए मजबूर कर दिया था लोगों को। यानी कि किसानों की खेती पे अंग्रेजों के जो आपके नील के बागान मालिक थे, उन्होंने ये तय कर दिया था कि आपकी जमीन पर 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, और इसी 3 कठिया पद्धति से परेशान हो गए थे आपके वहाँ के किसान लोग,
और इस किसान आंदोलन में जब इनका शोषण किया जा रहा था किसानों को, तो एक राजकुमार शुक्ल थे और उन्होंने गांधी जी से जब उनकी बनारस जब वो गए थे भाषण देने के लिए, तो वहीं पे राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात होती है और उन्होंने ही इनवाइट किया था उनको चंपारण आने के लिए। इसलिए ये टॉपिक बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अदर एग्जाम के लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने शुरुआत आपके चंपारण आंदोलन से की थी सबसे पहले, ठीक है। बिहार के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का वो क्षेत्र रहा है ना। तो बीपीएससी के एग्जाम में आप उठा के देखिए क्वेश्चन, हर एक साल जब भी बीपीएससी एग्जाम करवाता है चंपारण से क्वेश्चन पूछेगा ही। वो चंपारण से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कब उसकी शुरुआत हुई थी, किसने की थी, किसने किसको इनवाइट किया था, या गांधी जी जब वहाँ पे कमेटी मेंबर बन के गए थे तो गांधी जी के साथ में कौन कौन भारतीय लोग गए थे, ठीक है, कितना प्रतिशत उनको देना स्वीकार किया था, 3 कठिया पद्धति क्या थी। तो इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, और यही घुमा फिरा के आपके बीपीएससी हर एग्जाम में पूछ लेता है और उसका फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बिहार में नील बागानों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, और शोषण क्या था कि 3/20 भाग पे आपको नील खेती उगाना ही था, ठीक है। उसके बाद में 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की सबसे पहले तो विस्तृत जानकारी ली, और उनकी जानकारी के बाद में उनको चंपारण छोड़ने के लिए वहां के जिला अधिकारी को आदेश दे दिया गया, और सरकार ने जून 1917 में एक जांच कमेटी बिठाई, और उसके बाद में इस जांच कमेटी के गांधी जी खुद सदस्य नियुक्त हुए थे, ठीक है। चंपारण जो था वो चंपारण कृषि अधिनियम 1918 का एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट के बाद में नील बागान मालिकों द्वारा जो भी विशेष यहाँ पे कर या नियम लगाए गए थे, उन कर से उनको किसानों को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया जाता है यहाँ पे। और इस तरीके से आपका जो ये चंपारण आंदोलन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंतिम दिनों में यहाँ पे आपके रासायनिक रंगों की खोज जो थी, और उसके साथ ही नील के बाजार में जब गिरावट आने लगी, तो आपके नील बागान मालिकों ने चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखानों को भी यहाँ पे क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि रासायनिक रंगों की खोज के बाद में जब यहाँ पे नील की खेती की आवश्यकता नहीं समझी गई थी कि अभी नील की खेती नहीं करना है, ठीक है ना, तो उसके बाद में आपके जो बागान मालिक थे उन्होंने जितने भी चंपारण में नील के कारखाने बने थे उनको बंद कर दिया गया था। और 1917 में इस चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को करने के लिए आमंत्रित किया था, और भारत में पहली बार गांधी जी के द्वारा किया गया यह पहला सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। इसलिए ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो आपके 1918 में ये आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह का मतलब था कि आपके खेड़ा एक अहमदाबाद में जगह है, वहाँ पे जो किसानों के द्वारा फसल उगाई जा रही थी, तो वो आपके ओलावृष्टि के द्वारा फसल खराब हो जाती है, ठीक है। फिर भी वहाँ के जो आपके अंग्रेजों द्वारा फसल खराब होने के बाद में भी उनसे टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। और वो किसान जो थे पूरी फसल खराब होने की वजह से वो टैक्स नहीं भर सकते थे, ठीक है। तो इसी वजह से गांधी जी के द्वारा फिर से खेड़ा आंदोलन शुरू किया जाता है और किसानों को वहां से संरक्षण दिलवाया जाता है, ठीक है। तो गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाई गई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया, और 17 से 18 में फसल खराब होने की वजह से खेड़ा के किसानों ने लगान वसूली, फिर भी किसानों के से लगान वसूली की जाती थी, और खेड़ा किसानों का सहयोग जो है वो गांधी जी ने किया था। और गांधी जी के साथ में जो सपोर्टिव रहे थे उनके वो थे आपके इंदुलाल प्राज्ञानिक, और उसके साथ ही अनसुईया साराभाई
और विट्ठल भाई पटेल, ये आपके व्यक्तियों के नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी के साथ में कौन कौन थे। तो वो इंदुलाल प्राज्ञानिक और अनुसुईया साराभाई और विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया और गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की जो बागडोर है वो 22 मार्च 1918 को संभालते हैं और गांधी जी के सत्याग्रह के आगे लाचार होकर सरकार ने उनकी बात को मान लिया और यही के साथ में आपके जो दस्तावेज जारी किया गया और दस्तावेज में वसूली आपके वसूली जाने वाले जो भी कर थे, यहाँ पे जो भी लगान ली जा रही थी उसको क्या कर दिया था यहाँ पे कि जो अदा कर सकता है या जो देने में कैपेबल है लगान को वही दे सकता है, बाकी नहीं यहाँ पे लगान वसूलने के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया था। ठीक है। तो इसमें आपको जो ये आपका आंदोलन भी एक गांधी जी का सफल आंदोलन माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में जब आपका खेड़ा आंदोलन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन में इम्पोर्टेंट आपको उसकी डेट ध्यान रखनी है और डेट के बाद में ये किस उद्देश्य से आंदोलन हुआ था, इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। और उनके व्यक्तियों के बारे में, गांधी जी के साथ में कौन कौन आपके लोग थे। फिर हम बारदोली सत्याग्रह देखते हैं जो आपका 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आपके गुजरात में है, ये सूरत के गुजरात में 1928 में किसानों को लगान न देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। 4 फरवरी 1928 को बारदोली किसान सत्याग्रह का जो नेतृत्व करते हैं वह थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। कौन थे आपके? वल्लभ भाई पटेल। और आपको वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली आंदोलन के टाइम पे वहाँ की महिलाओं द्वारा जब इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल ने, तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी और उपाधि जो दी थी वो गांधी जी ने दी थी महिलाओं के कहने पे। ठीक है। तो बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल साहब ने इनको जांच कराने की मांग की और उसके बाद में बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है। मैक्सवेल धूमफील्ड एक जांच समिति बनाई गई थी। ठीक है। कौन सी थी? मैक्सवेल धूमफील्ड जांच कमेटी बिठाई थी और इस कमेटी ने यह स्वीकार किया था कि 30% लगान को बढ़ोतरी उचित नहीं थी। ठीक है। जो 30% लगान वसूल किया जा रहा था वो आपको यहाँ पे देना उचित नहीं समझा और उसके बदले उसको घटाकर कितना कर दिया? 6.03% कर दिया गया। ठीक है। जो अंग्रेजों के द्वारा 30% लगान वसूला जा रहा था किसानों से, उसको घटाकर आपकी 6.03% लगान कर दिया। इतना ही किसानों को वहां पे अदा करना था लगान को। ठीक है। अब बारदोली सत्याग्रह के बाद में आपका तिभागा आंदोलन आता है। ठीक है। और आपका जो तिभागा आंदोलन है, यह आंदोलन आपके बटाईदारों ने मांग की थी कि उन्हें उपज का तिभागा अर्थात 1/3 भाग जो है वो क्या किया जाए? प्रदान किया जाए। ठीक है। साथ में ये आपके जो भी जोतदार थे उनके विरुद्ध बटाईदारों का यह आंदोलन था जिसमें आपके कंपाराम और भवन सिंह जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले यह आंदोलन जो था वो आपके बटाईदारों की मांग को लेकर, यानी कि इस आंदोलन का मतलब ही भाग का मतलब 1/3 भाग। ठीक है। इसके आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके कंपाराम और भवन सिंह। और इस आंदोलन के जो प्रभावित क्षेत्र रहे थे वो कौन कौन से थे? वो आपके जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, रंगपुर, बेमन सिंह, मेदिनीपुर और खुलना, ये आदि क्षेत्र जो थे वो तिभागा आंदोलन से प्रभावित थे। इसके बाद में आपके जो किसान आंदोलन थे उस किसान आंदोलन को हमने देखा, जिसमें आपको अच्छे से एक एक आंदोलन को रीड करना है। ठीक है। सबसे पहले हमने नील विद्रोह की शुरुआत की थी, 1959 से 60 के बीच में हुआ। पाबना विद्रोह 73 से 76 के बीच में। फिर दक्कन विद्रोह आपके 1887 से लेके आपके 75 के बीच में। उसके बाद में मोपला विद्रोह हुआ आपके, ठीक है, जो आपके 2 चरणों में हुआ था, 36 से 54 और फिर आपके 1921 में।
इसके साथ में आपके 20वीं सदी के अंदर जो आंदोलन हुए थे, 1900 के बाद में जितने भी आंदोलन हुए थे, वो आपके 1900 बाद में चंपारण आंदोलन हुआ जो किसानों से संबंधित था। उसके बाद जो खेड़ा आंदोलन हुआ वो भी आपके किसानों से संबंधित था। अब जो आंदोलन होंगे वो आपके मजदूर आंदोलन होंगे, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। मजदूर आंदोलन जो थे वो भारत में मजदूर संघ का अस्तित्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक आपके उद्योगों की स्थापना के साथ में ये शुरू हो जाता है, ठीक है। और रेलवे का निर्माण इस दिशा में ये प्रथम कदम था, ठीक है। यानी कि आपके 1900 शताब्दी के बाद में यहाँ पे रेलवे की पटरी बनना स्टार्ट हो गया था। आपको पता होगा कि 1853 में रेलवे जो है आपका स्टार्ट हो जाता था डलहौजी के द्वारा, ठीक है। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां, जैसे काम में अधिक घंटे देना, उनको आवास की सुविधाएं नहीं देना, वेतन में कमी देना, उनको कोई सुरक्षा नहीं देना, ठीक है। उसके साथ में कारखानों में सुधार हेतु ये प्रथम प्रयास था जहाँ पे आपके आधुनिक भारत में मजदूर आंदोलन किए गए थे, ठीक है। 1877 में भागलपुर में स्थित है आपके एक्सप्रेस मिल के मजदूरों ने अपने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया। यहाँ पे 1870 में आपके बंगाल के सारीपाद बनर्जी ने मजदूरों को एक क्लब स्थापित किया था, ठीक है। 1870 में बंगाल के जो सारीपाद बनर्जी थे उन्होंने आपके मजदूरों का एक क्लब स्थापित करवाया और उसमें क्लब में पारस श्रमजीवी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। कौन सी पत्रिका? पारस श्रमजीवी के नाम से। 1890 में एनएम लोखंडी महोदय ने बंबई में मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। 1890 में आपके जो एनएम लोखंडी महोदय थे उन्होंने बंबई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी और जिसे आंशिक रूप से आपके भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है, ठीक है। 1870 में बंगाल के जो सारीपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया था और भारत श्रमजीवी नामक एक आपकी पत्रिका निकाली थी, ठीक है। आपके ये टॉपिक रिपीट हुआ है तो इस रिपीट टॉपिक को नहीं देखना है, ठीक है। कुछ पीपीटी में मिस्टेक हो जाता है, इस रिपीट टॉपिक है, ठीक है ये आपका। तो आपके मजदूर आंदोलन में आपको मेन जो फैक्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके जो आज की क्लासेस में हमने जो कंप्लीट करवाया है उसमें सबसे ज्यादा आपके रोल थे वो आपके किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, ठीक है। मजदूर आंदोलन भी हुए थे। मजदूर आंदोलन का आपको पता होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता था भारत का, ठीक है, वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा खत्म कर दिया गया था। आपको जितना भी इंडस्ट्रियल पार्ट था यहाँ पे तो सारा का सारा अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना हस्तक्षेप कर दिया था और यहाँ से कच्चे माल को लेके जब वहाँ पे इंग्लैंड में पक्के माल के रूप में बना के जब भारत में बेचा जाता था उसी कीमतों में बेचा जाता था। भारतीय वस्तु अगर बेची जाती थी तो उन पर टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरीके से भारतीय उद्योग को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये समाज में आपके भारतीय लोगों में जब जागरूकता फैलने लगी कि सिर्फ अंग्रेज अपना शोषण करेंगे, इससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी आपके आंदोलन हुए थे उसका रीजन आपका एक ही रहा था, वो रीजन था भारतीय लोगों का शोषण। अंग्रेजों द्वारा भारत में कोई अच्छा काम नहीं किया जाना, उनके लिए कोई अच्छी सुविधाएं नहीं देना। सुविधा में अगर शिक्षा को लेकर हुए तो शिक्षा भी उन्होंने, अगर आपके जैसे सिविल सेवा की भी उन्होंने शुरुआत की थी तो सिविल सेवा में पहले लंदन में एग्जाम होता था, कटौती की गई थी उसमें भी, ठीक है, कि कौन सी पोस्ट पर कौन रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें थी आपकी जो भारतीयों के साथ में भेदभाव पूर्ण रही थी, ठीक है। ऊंचे पदों पे यूरोपियन व्यक्तियों को रखना, ना कि भारतीय लोगों को रखना, ठीक है। तो आपके ये सारे रीजन थे जो आपके हर एक आंदोलन का रीजन ये था कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों पे किए जा रहे शोषण का था, ठीक है। तो
तो आपको जैसे इस भारत में आपके जो किसान आंदोलन हुए थे, ठीक है? तो किसान आंदोलन में आपको एक अपना पेज लेना है और इस पेज में अपने जितने भी मैंने आपको आंदोलन पढ़ाए हैं, उसको एक अच्छे से अपने पेज में शॉर्ट नोट्स की तरह लिखिए, ताकि उस नोट्स को आप बार-बार रिवाइज कर सकते हैं और अपने पास में रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कॉपी भरना है, ठीक है? जैसे सपोज दैट अगर आपका नील विद्रोह है, ठीक है? तो आप एक फ्रेमवर्क बना लीजिए। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप एक डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था। पिछली क्लासेस सारी स्टूडेंट लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एक दूसरे से सारी की सारी क्लासेस जो है वो कनेक्टेड है। फिर आप लाइन खींचिए जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है नील विद्रोह कब हुआ, ठीक है? सबसे पहले आपको जो यहाँ लिखना है वो विद्रोह लिखना है कि विद्रोह कब हुआ। फिर आपको इसमें डेट लिखना है, ठीक है? कि वो किस डेट को हुआ था, तो डेट लिखेंगे आप उसकी। उसके बाद में आपको उस स्थान का नाम लिखना है कि किस स्थान पर ये हुआ था। स्थान के बाद में आपको उसके नेतृत्वकर्ता, ठीक है? जो भी आपके नेतृत्व करता थे उसको, और फिर उनके क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किया गया था, ये आपको लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा अपने एक पेज पे फ्रेमवर्क कर लिया। फ्रेमवर्क करने के बाद में आपको 4-5 जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने वही इंपॉर्टेंट आपके विद्रोह करवाए हैं, ठीक है? पूरा डिटेल में अगर पढ़ने जाएंगे तो मुझे लगता है ये क्लासेस आपकी 40-50 से ज़्यादा क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री कवर नहीं हो सकता है। इसलिए आपको उतना ही करवाया जा रहा है जितना आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? मेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जब पढ़ेंगे तब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्या उद्देश्य से बाद में आंदोलन के बाद में क्या हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके मेंस के लिए रिक्वायरमेंट है। पीटी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे फ्रेमवर्क तैयार कर लेना है। और उसके बाद में आपको इस विद्रोह में जैसे आपने नील विद्रोह दिखा, ठीक है? ये आपने नील विद्रोह लिख दिया, इतने में आपका काम खत्म, ठीक है? अब इस नील विद्रोह के बाद में जब आपकी इस नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1859 में हुई थी। तो आपने डेट डाल दी, ठीक है? अब कौन सा आपकी स्थान था, तो इसने स्थान बोला है कि वो आपका बंगाल था स्थान, ठीक है? बंगाल के बाद में आपके किसने नेतृत्व किया था, तो दीनबंधु ने किया था, एक दो आपके भाइयों ने, ठीक है? दिगंबर व आपके विष्णु जी ने, ठीक है? विष्णु विश्वास ने, इन्होंने किया था। और फिर आपका उद्देश्य में जो आपको देखना है कि इस उद्देश्य में आपका मेन रोल क्या था, वो किसानों को लेके था, यानी कि जो नील की खेती थी, ठीक है? तो इसमें आपको देखना है नील की खेती के उद्देश्य से किया गया था, नील की खेती, ठीक है? तो इस तरीके से आपका सिर्फ एक लाइन में पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो गया और इसको आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। आज की क्लासेस को हम यही एंड करेंगे। कल से हमारा प्रॉपर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा और इस न्यू टॉपिक में हम अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके आधुनिक भारत में प्रमुख घटनाएं जो हुई थी वो आपके गांधी युग के साथ में हम इस टॉपिक की अब शुरुआत करने वाले हैं। और इस टॉपिक में आपको बड़ा ही मजा आएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक रहेगा, ठीक है? और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमने पढ़ा था वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस तो है ही है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे से अब जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे वो आपके मेंस के एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड क्लासेस हो, मतलब वो आपकी टॉपिक्स होंगे, लेकिन हम उसको पीटी के फैक्चुअल के अकॉर्डिंग ही अभी लेके चलेंगे, क्योंकि आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासेस अभी जो ली जा रही है वो सिर्फ पीटी के लिए ली जा रही है। जो स्टूडेंट आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं उसका क्या रीजन है, तो उसके मेन रीजन है कि आपको फैक्ट याद ना होना, ठीक है? तो इस क्लासेस को आज तक हम यह समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको पिछली
जितनी भी आपके 8-9 क्लासेस हो चुकी है, उस क्लासेस को आपको सबको देखना है। ज़्यादा क्लासेस आवाज़ की है नहीं है, 40-50 मिनट की एक क्लास है। आप उसको 1.5 पे भी अगर तेज़ी से करके भी स्पीड बढ़ा लेंगे, तो अच्छे से वो आपके आधे घंटे में कवर हो जाएगी। और इसको अपने कीवर्ड में लिख दीजिए एक बार अपने नोट्स में, ताकि बार-बार क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े और फिर उसी को बार-बार आप रिवाइज़ करते जाइए। ठीक है ना? तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको बेहिचक से होके अपने अ, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जो भी असुविधाएँ आपको हो रही है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से कोई असुविधाएँ आ रही है, या अगर आपको इस चैनल के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसके नंबर दिए जाएँगे। उस नंबर पे आपको फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो आज की क्लासेस को यहीं पे एंड अप करते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से कल की क्लासेस में तंदुरुस्त होके अपने पेन किताब खोल के अच्छे से बैठेंगे, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव ए गुड डे।